दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस ऑटोबायोग्राफिकल वर्क प्रेल्यूड की बुक 1 को डिस्कस करेंगे। वैसे ये जो बुक है 14 पार्ट्स में है। वैसे ये जो वर्क है 14 पार्ट्स में है, लेकिन हमारे सिलेबस में इसकी बुक फर्स्ट दे रखी है। तो इस वीडियो में हम लोग उसकी समरी डिस्कस करेंगे। मैं आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये बुक बहुत ही लंबी है। हम लोग इसमें समरी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। वैसे दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी वाली वीडियो के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये वर्क उन्होंने ऐसे ही शुरू कर दिया था, साइड बाय साइड, और इनकी डेथ के बाद इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने इस वर्क को पब्लिश करवाया था। इस वर्क को उन्होंने 14 बुक्स में डिवाइड किया है और हमारे सिलेबस में अभी बुक 1 दे रखी है पढ़ने के लिए। इस वर्क का दूसरा नाम है पोएम टू कॉलरिज, और पोएम टू कॉलरिज नाम क्यों दिया था स्टार्टिंग में वर्ड्सवर्थ ने, ये सब भी मैंने उस वीडियो के अंदर बता रखा है। इसकी पूरी स्टोरी बताई है, उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि इस वर्क का नाम प्रेल्यूड खुद विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं दिया था, बल्कि उनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने पब्लिश करवाते वक्त ये प्रेल्यूड नाम दिया था इस वर्क को। ये वर्ड्सवर्थ की लॉन्गेस्ट पोएम है। इसको उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी माना जाता है, जिसको उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में लिखा था। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इस फर्स्ट बुक में आखिर है क्या। तो इस फर्स्ट बुक में वर्ड्सवर्थ अपने बचपन और स्कूल के दिनों के बारे में बताते हैं, लेकिन डायरेक्टली वो अपने बचपन और स्कूल के दिनों के फैक्ट्स को नहीं गिनवाने लगते, बल्कि एक आर्टिस्टिक रूप में वो बताना चाहते हैं कि चाइल्डहुड में उन्होंने कौन कौन से एक्सपीरियंस फील किए थे। पहले वो प्रेजेंट की बात करते हैं। उन्होंने 23 वर्ड्स पैराग्राफ्स लिखे हैं इसके अंदर। 23 वर्ड्स पैराग्राफ का मतलब आपको सीधे सीधे जानकारी नहीं मिलेगी कि वर्ड्सवर्थ यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। आपको एक पोएम की टोन में इसको समझना पड़ेगा। बुक फर्स्ट की स्टार्टिंग वो करते हैं एक ठंडी मध्यम चलने वाली हवा से। ठंडी मध्यम चलने वाली हवा या समीर, ब्रीज, जिसे वो एक डिवाइन गिफ्ट मानते हैं, एक ऐसा डिवाइन गिफ्ट जो उन्हें खुश करने के लिए काफ़ी है। उन्हें खुश रहने के लिए किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हवा काफ़ी है उनके लिए, जो किसी होली विजिटर की तरह, यानी जंगलों में रहने वाले साधु संत नहीं होते, उनकी तरह वर्ड्सवर्थ के गालों को सहलाती है वो हवा। पोएट को ये नीला आसमान, ये हरे घास के मैदान इसलिए इतने पसंद है क्योंकि वो अभी अभी लंदन जैसी बड़ी कमर्शियल सिटी से इस गांव के एरिया में है, शायद अपने गांव के एरिया में, लेक डिस्ट्रिक्ट में कोकरमाउथ में, जहाँ पर वो पैदा हुए थे। अब ये बात साफ नहीं की है कि वो कहाँ पर आए, और अभी अभी रिसेंटली जो ये वर्क शुरू किया है उन्होंने लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश करवाया था। तो जेब में पैसे भी हैं और नेचर का मज़ा भी लेना है। तो आ गए कंट्री एरिया में। जैसे ही पैसे ख़त्म होंगे तो वापस चले जाएंगे लंदन। फिर से उनको लंदन पसंद आने लगेगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इस मजाक में भी कहीं ना कहीं सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कभी वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर खड़े होकर एक पोएम लिखी थी, लंदन की तारीफ़ की थी उस पोएम के अंदर। मैं आपको बता दूँ, उस पोएम में उन्होंने बोला था कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है, सबसे खूबसूरत जगह है, तो वो यही है। वेस्टमिंस्टर ब्रिज नाम की पोएम है, 1802 में कंपोज की थी। लेकिन यहाँ पर सीरियसली वो ये बोलते हैं कि मुझे लंदन में अच्छा नहीं लगता था, इसलिए यहाँ पर एक आज़ाद ज़िंदगी जीने आया हूँ, एक पक्षी की तरह। यहाँ पर आने के बाद एक पक्षी की तरह वो खुद को आज़ाद समझते हैं। वो चाहे जहाँ जाकर अपना घोंसला बना सकते हैं, मतलब घर बना सकते हैं, घाटी में, नदी के पास या गार्डन में, जहाँ भी मुझे चैन की नींद आए, वो ऐसा बोलते हैं। यहाँ मेरे सामने पूरी दुनिया खुली पड़ी है, मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है, लगता है मुझे लिबर्टी मिल गई हो, मैं यहाँ खुलकर सांस ले सकता हूँ। लग रहा है मेरी सोल पर एक हैवी लोड था जब मैं लंदन जैसी सिटी में था। फर्स्ट पैराग्राफ में तो वो कुल मिलाकर ये तय करने में लगे रहते हैं कि आखिर उन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, सड़क पर चलना चाहिए या फिर पहाड़ी वाले रास्तों पर चलना चाहिए, उबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों पर। आगे वो बोलते हैं इस हवा के बारे में कि मीठी ठंडी हवा जो चल रही है ना, वो मेरी बॉडी को धीरे धीरे टच कर रही है। तो स्टार्टिंग में इसकी वजह से मेरे अंदर पोइट्री लिखने की इच्छा जागी, वो बोलते हैं, मतलब अंदर से भी एक हवा जाग गई। तो इन दोनों हवा ने, बाहर की हवा और अंदर की हवा ने मिलकर पोइट को मोटिवेट किया कि वो कुछ लिखे। अब वो अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन से दोस्त से बात कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर कॉलरिज ही थे जो इनके दोस्त थे।
तो उनको बोलते हैं कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे दिमाग में कोई फीलिंग आई और गर्मा गर्मी में मैंने कोई पोइट्री लिख दी। हमेशा मैंने अपने दिल के डीप डिज़ायर्स को ही स्ट्रेंजा के रूप में या पोइट्री के रूप में पिरोया है। इसलिए शायद वो कोई शांत सी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ शांति से जाकर वो बैठ सकें। देखो, ज़रूर ये वो जगह है जहाँ वर्ड्सवर्थ पले बड़े होंगे। मैंने आपको पहले बताया, लेक डिस्ट्रिक्ट। पोएट को इस पोइट्री में ऐसा लगता है कि उसके अंदर काफ़ी कुछ लिखने की एबिलिटी तो है। यहाँ पर वो एक डिलेमा में है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि असमंजस की स्थिति में है कि लिखने की एबिलिटी तो बहुत है उनके पास में, और एक वाइटल सोल भी है, सच्चाई को समझने वाली एक अच्छी समझ भी है, और रियल वर्ल्ड की बहुत सारी इमेजेस का ढेर है उनके पास में। उनके पास में बस एक ही चीज़ की कमी है। प्रॉब्लम ये आती है कि वो लिख नहीं पाते। जो यहाँ पर पोएट चाहते हैं ना, वो लिख नहीं पाते। अक्सर हमारे साथ में भी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन जब लिखने बैठते हैं, लिखने के टाइम पर सब एक्सपीरियंस गायब हो जाता है। ऐसा ही यहाँ पर पोएट के साथ में हो रहा है। तो इस चीज़ के सॉल्यूशन की तरह वो ऐसा बोलते हैं कि ये सबसे पहला टास्क है मेरा कि अपने आप को इन मटेरियलिस्टिक दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों से दूर करूं या काटूं। जो चीज़ें इनको डिस्ट्रैक्ट करती है ना, वापस नेचर में जाऊं। इसलिए वो यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पर पोएट हमको अपने बचपन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो वो बात करते हैं अपने घर के पास बहने वाली एक रिवर के बारे में। एक रिवर याद आती है उनको, डेवेंट रिवर। तो यहाँ पर एग्जैक्टली चीज़ों को फैक्ट की तरह नहीं बता रहे हैं वर्ड्सवर्थ, याद कर रहे हैं अपनी धुंधली यादों में कि मुझे वो नदी याद है और मैं किस तरह से जंगलों, नदी, झरनों में पला बड़ा हूँ। किसी चीज़ का डर नहीं था मुझे, ये भी याद है। हाँ, मैं कभी कभी प्रॉब्लम्स में पड़ जाता था। कई बार मैं चट्टान के एकदम कोने पर जाने की वजह से गिरा हूँ और गिरते बचा भी हूँ। पेड़ों से लटका हूँ, लेकिन बड़े होने के साथ साथ ये डर ख़त्म हो गया मेरा। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नेचर ने जानबूझकर मुझे चुनौतियाँ दी थी ताकि मैं अपने आगे वाली ज़िंदगी के लिए तैयार हो जाऊँ। मेरी आर्टिस्टिक डेवलपमेंट के लिए नेचर ने जानबूझकर मेरे सामने ये चुनौतियाँ रखी थी ताकि मैं उनको झेलता हुआ बड़ा हो जाऊँ। एक बार मुझे याद है, चोरी भी की थी। चोरी कौन सी की थी कि मैंने एक बोट यानी नाव को चोरी किया था। मैं छोटा ही था तब। तो उस बोट को चलाकर मैं बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे चला गया, और ये मेमोरी ऐसी है जिसे आज इतना टाइम हो गया, इस बात को भुलाए नहीं भूल सकता इस चीज़ को मैं। एक वो दुनिया है जो इंसान ने बनाई है, एक ये दुनिया है जिसे प्रकृति ने बनाया है। और यहाँ पोएट हमसे माफ़ी मांगता है बुक को एंड करते करते कि बहुत लंबा बोल गया मैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इन सब चीज़ों से पोएट को कितना मोटिवेशन मिलता है। वो प्रकृति से जुड़े रहना चाहते हैं। वो नेचर के रियल वर्शिपर हैं। उन्होंने नेचर की पूजा की है। हम सब जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ के लिए पोएट बनना सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि एक स्पिरिचुअल वर्क था। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि वर्ड्सवर्थ की लाइफ के फैक्ट्स बताना इस वर्क का मकसद नहीं है, बल्कि आर्टिस्टिकली वर्ड्सवर्थ के एक्सपीरियंसेस को फील करवाना इस वर्क का मकसद है, जो उन्होंने छोटी एज में लिए थे। और धीरे धीरे टाइम द टाइम इनके एक पोएट के दिमाग की ग्रोथ कैसे हुई, ये सब बताना इस वर्क का मकसद है। उम्मीद करता हूँ समरी समझ में आ गई होगी। कभी इसको लाइन बाय लाइन भी हम डिस्कस करेंगे। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस बुक फर्स्ट का आइडिया मिल गया होगा। कभी अगर मौका मिला तो इसको लाइन बाय लाइन भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही।